11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में हम हाइपरबोला पढ़ रहे हैं। हाइपरबोला में हमने उसका बेसिक एक डेफिनेशन देखा था और उस बेसिक डेफिनेशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। बात हमने ये भी की थी कि हाइपरबोला दो टाइप के होते हैं। अतिपरवलय दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला अतिपरवलय जो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा वाला अतिपरवलय माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों के दोनों हाइपरबोला अतिपरवलय के स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, मानक रूप हैं। अब क्वेश्चन वगैरह में क्या होता है कि हमेशा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने को क्वेश्चन नहीं मिलता है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रहता है तो जिस टाइप के हमने इलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दीर्घवृत्त के हमने प्रश्न जिस तरह से हल किए थे, बिल्कुल वही पैटर्न हाइपरबोला का भी होता है। एक बार अगर आपको इलिप्स चैप्टर पूरा क्लियर है, इलिप्स चैप्टर अगर आपका क्लियर है, दीर्घवृत्त चैप्टर आपका पूरा अच्छे से समझ में आया हुआ है, बनाया हुआ है, तो हाइपरबोला बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को सबसे पहले समझ लेते हैं हम। इसके टर्म्स में सबसे पहले डायग्राम तो आप देखे हुए, ये हमारा फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है। फर्स्ट टाइप का मतलब कि ये डायग्राम जो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले का है। और ये वाला जो डायग्राम है ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले का है। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर की। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर को हिंदी में केंद्र के निर्देशांक कहा जाता है। केंद्र के निर्देशांक दोनों के दोनों हाइपरबोला में जो हमारा सेंटर, जो हमारा केंद्र होता है, वो 0 0 होता है। अब ये जो डायग्राम आपने देखा है, ये हाइपरबोला का ओरिजिनल फिगर है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर और ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। इस वाले में ये हमारा y एक्सिस है और यहाँ पर हमारा x एक्सिस होता है। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का जो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसे हम ओरिजिन, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, ये दरअसल और कुछ नहीं, ये हमारे हाइपरबोला का सेंटर होता है। हाइपरबोला का जो सेंटर है, जिसका कोऑर्डिनेट आप 0 0 देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये वाला पॉइंट है। ये वाला ओरिजिन जो है, यही है हाइपरबोला का सेंटर। और इस वाले में ये वाला जो है, ये है हमारा हाइपरबोला का सेंटर। दोनों के कोऑर्डिनेट, दोनों के निर्देशांक 0 0। बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस की। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस हिंदी में इसे शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक। फर्स्ट वाले में प्लस माइनस ए कॉमा 0। प्लस माइनस ए कॉमा 0 कहने का मतलब कि अपने आप में दो वर्टिसेस होते हैं, दो शीर्ष होते हैं। एक बार प्लस का ए कॉमा 0 होता है और एक बार माइनस का ए कॉमा 0। वर्टिसेस जो हैं यहाँ पर हैं। ये जो हमारा पॉइंट ए है और ये जो हमारा पॉइंट ए डैश है, ये दो वर्टिसेस हैं। ये दोनों के दोनों हमारे हाइपरबोला, हमारे अतिपरवलय के शीर्ष हैं। ये ए वाला जो है, इसका कोऑर्डिनेट प्लस का ए कॉमा 0 होगा और ये ए डैश जो है, इसका कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक माइनस का ए कॉमा 0 होता है। ये फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में 0 कॉमा प्लस माइनस बी है। सेकंड वाले में यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ पर हमारा ए डैश है। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा y एक्सिस है। y एक्सिस पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। जो भी वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आती है, इसलिए x का कोऑर्डिनेट 0 है, जो भी वैल्यू है वो y की वैल्यू है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, नाभियों के निर्देशांक। दो दो नाभियां होती हैं, दो दो फोकस होते हैं, इसलिए उसका प्लूरल फॉर्म फोकी होता है। फोकस सिंगुलर है, फोकी प्लूरल वर्ड है। नाभियों के निर्देशांक में दो दो नाभियां होती हैं। इस वाले में ये S जो है ये इसका पहला फोकस है और S डैश जो है इसका दूसरा फोकस है, और इस वाले में यहाँ पर S होता है और यहाँ पर S डैश होता है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, निर्देशांक की बात करूँ, तो यहाँ पर प्लस का AE, 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा और माइनस का AE, 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं तो सेकंड वाले में 0, प्लस में अगर B लेंगे तो वो इसका कोऑर्डिनेट है, और 0, माइनस में अगर B लेंगे तो वो इस S डैश का निर्देशांक है। इसके बाद अब यहाँ पर दो वर्ड आपको समझने हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, हिंदी में अनुप्रस्थ अक्ष का लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष का लंबाई, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, संयुग्मी अक्ष की लंबाई। ये अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है और ये संयुग्मी अक्ष की लंबाई। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, कॉन्जुगेट संयुग्मी। अब पहले समझते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है। जब हम इलिप्स पढ़ रहे थे तो इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आया था। मेजर और माइनर जो वहाँ पर वर्ड यूज हुआ था उसी को यहाँ पर ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट कहा जाता है। दरअसल बात अगर हम फर्स्ट वाले की करें तो फर्स्ट वाले में यहाँ से लेकर, यानी दोनों वर्टिसेस, दोनों शीर्षों के बीच की जो दूरी होती है ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। मतलब ये एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस जिस पर दोनों फोकस है। हाइपरबोला का वो अक्ष, हाइपरबोला का वो एक्सिस जिस पर दोनों के दोनों फोकस होते हैं उसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, और बीच में जो ये वाई खींचा गया है ये है इसका कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, जिस वाले पर दोनों फोकस होंगे वो है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस, और बीच में जो ये येलो वाला लाइन आप देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये है इसका कॉन्जुगेट एक्सिस सेकंड वाले का। पहले आपको वर्ड समझ में आने चाहिए। फिगर में, डायग्राम में ट्रांसवर्स एक्सिस किसको कहते हैं और कॉन्जुगेट एक्सिस किसको कहते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष हमेशा वो अक्ष होगा जिस पर दोनों के दोनों फोकस हों, और उसके बाद जो बाद में हमने लाइन खींचा है वो कॉन्जुगेट एक्सिस का है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस फर्स्ट वाले में ए से ए डैश, ये वाली जो दूरी होगी ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है, और ये दूरी यानी ए से ए डैश की दूरी जो होती है वो 2a होती है। और इस सेकंड वाले में ए से लेकर ए डैश के बीच की दूरी जो होगी वो 2b होगी। यहाँ पर आप ए और ए डैश देख पा रहे हैं। ठीक ऐसे ही ये जो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस है, इस कॉन्जुगेट एक्सिस पर दो पॉइंट्स होते हैं। वो दोनों पॉइंट्स वास्तविकता में, हकीकत में नहीं होते, हमारी कल्पना होती है। वो दोनों पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पर होगा B और एक पॉइंट यहाँ पर होता है B डैश। यहाँ B से लेकर B डैश, इसकी दूरी जो होती है ये लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाती है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये 2b के बराबर होती है इस वाले केस में और 2a के बराबर होती है इस वाले केस में। ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस जो होता है वो ये जो येलो वाली लाइन हमने खींची थी बाद में, यहाँ पर जो येलो वाली बाद में खींची गई थी वो है, और इस पर जो दो पॉइंट्स होंगे
वो दोनों के दोनों पॉइंट्स वास्तविकता में नहीं होते, वो हमारी कल्पना होती है कि हाँ यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पर ये प्लस वाले साइड में यहाँ पर B होता है और यहाँ पर माइनस वाले साइड में B डैश होता है। इसके बीच की दूरी B से B डैश के बीच की दूरी हमारा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। फर्स्ट वाले में B से लेकर B डैश की दूरी ये 2B के बराबर होती है और सेकंड वाले में B से लेकर B डैश की दूरी 2A के बराबर होती है। ये सब आपको टेबल याद रखना पड़ेगा, तभी आप हाइपरबोला का तो याद हो जाता है, पैराबोला का तो याद हो जाता है, इलिप्स और हाइपरबोला, ये इलिप्स और हाइपरबोला में हमको एक बड़ा सा टेबल याद रखना पड़ता है, तभी जाकर इसके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। हमने बात कर लिया था लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस के बारे में। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हिंदी में नियता का समीकरण। नियता का समीकरण, दो दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, दो दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। पहला डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लाइन है और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स ये वाली लाइन है। इन दोनों को हम डायरेक्ट्रिक्स नियता कहते हैं। हाइपरबोला में दो दो फोकस, दो दो वर्टेक्स और दो दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। अतिपरवलय में दो दो नाभियां, दो दो शीर्ष और दो दो नियताएं होती हैं। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हमें इसका इक्वेशन अगर बताना हो तो इस इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई में एक बार x इज इक्वल टू प्लस का a अपॉन ई होता है और एक बार x इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन ई होता है। ये वाला जो है इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a बाई ई, ये प्लस वाला, और इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ये माइनस वाला है। इसका समीकरण है। ध्यान से अगर आप देखिएगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन में आपने ये पढ़ा है y एक्सिस के पैरेलल, y एक्स के समानांतर अगर कोई भी लाइन खींचा जाए तो उसका इक्वेशन जो होता है उसमें केवल x का पार्ट आता है, y का पार्ट 0 रहेगा। सेम अगर मैं बात इसकी करूं तो यहाँ पर ये ऊपर वाला जो लाइन दिख रहा है ये इसका पहला डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाली लाइन जो है इसकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है और उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। प्लस बी अपॉन ई जो है इस ऊपर वाले का इक्वेशन है और माइनस बी अपॉन ई जो है इस नीचे वाले का इक्वेशन है। फिर आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा क्या होता है? ये जो फोकस है, इस फोकस पर ये एक्स वाला जो लाइन है इसको तो हमने एक्सिस कहा था, ट्रांसवर्स एक्सिस कहा था, अनुप्रस्थ अक्ष इसी को कहे थे जिस पर नाभि होता है। अब यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचूं, अगर मैं एक ऐसा लंब खींचूं जो इस फोकस से जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लंबाई होगी वही कहलाती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई कहाँ से कहाँ तक, सेकंड वाले में भी समझिए। ये है हमारा पहला फोकस, पहला फोकस लीजिए, दूसरा फोकस लीजिए, दोनों का लेंथ सेम रहेगा। ये हमारा एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष है। अब हमें यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर खींचना है जो इस फोकस से जाए और इस हाइपरबोला को दो जगह काटे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई जो होगी वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। और ये नाभिलंब जीवा की लंबाई जो है फर्स्ट वाले के लिए यानी इस वाले हाइपरबोला के लिए होता है 2b² अपॉन का a और सेकंड वाले यानी इसके लिए ये होता है 2a² अपॉन का b। इसके बाद अगर हम बात करें
इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण और ये है संयुग्मी अक्ष का समीकरण। अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण और ये है संयुग्मी अक्ष का समीकरण। ये और कुछ नहीं, हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसी का इक्वेशन होता है। फर्स्ट वाले केस में ट्रांसवर्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 है। ट्रांसवर्स एक्सिस अनुप्रस्थ अक्ष हमने किसको कहा है? अनुप्रस्थ अक्ष। ट्रांसवर्स एक्सिस हमने उस एक्सिस को कहा है जिस पर दोनों फोकस हों। दोनों फोकस जो हैं यहाँ पर हैं। तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0 और सेकंड वाले में ये y एक्सिस जो है इसका इक्वेशन, तो ये इक्वेशन होगा अपने आप में x इज इक्वल टू 0। अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें तो ट्रांसवर्स एक्सिस अगर हमारा x एक्सिस था तो कॉन्जुगेट एक्सिस हमारा y एक्सिस होगा। तो उसका इक्वेशन, अगर इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है तो इसका इक्वेशन जाहिर सी बात है x इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये y इज इक्वल टू 0 होता है। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें, हम लोग ग्राफ खींचते समय दो ही लाइन तो खींचते हैं, y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। अब x एक्सिस अगर आपका ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ है अगर ये, तो ये आपका कॉन्जुगेट होगा, ये संयुग्मी होगा। और y वाला अगर आपका ट्रांसवर्स है, y वाला अगर आपका अनुप्रस्थ अक्ष है तो x वाला आपका कॉन्जुगेट होता है, तब x वाला आपका संयुग्मी होगा। इसके बाद बात करते हैं हम इसेंट्रिसिटी की, उत्केंद्रता की। फर्स्ट वाले में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² अपॉन a²। ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ये पूरा रूट में है, नीचे से ऊपर तक ये पूरा का पूरा रूट में है। और ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, मतलब ये E का वैल्यू होता है। E इज इक्वल टू √a² प्लस b² अपॉन a²। और सेकंड वाले के लिए √b² प्लस a² अपॉन का b²। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये E की वैल्यू होती है। टर्म्स के नाम पर, पदों के नाम पर बस इतने ही टर्म्स हैं, यही उसका फॉर्मूला होता है। अब आपने इलिप्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इलिप्स के क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम इलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ये टेबल से मैच करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। सेम सिनारियो, सेम वही चीज़ हम हाइपरबोला के साथ भी करने वाले हैं। अब हाइपरबोला का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हाइपरबोला के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हों, आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और e की वैल्यू पता रहनी चाहिए। साथ में आप इस बात का भी ध्यान जरूर रखिए कि हाइपरबोला में e की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा होती है, 1 से बड़ी होगी। आज की क्लास में सिर्फ आपको ये टेबल के बारे में समझाना था और डायग्राम में ये कहाँ कहाँ होता है ये बताना था। आज आपका काम ये है, आप अपने इस टेबल में सारे टर्म्स को अच्छे से समझें, डायग्राम के साथ उसको अपने कॉपी में लिखें और ये टेबल याद रखें। कल जो है हम हाइपरबोला के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसा कि हमने इलिप्स वाले में किया था। हाइपरबोला ख़त्म होने के बाद एक बार मुझे ये उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा इलिप्स में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हाइपरबोला के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको उतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सेम पैटर्न दोनों का होता है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि एक क्लास और लेगा, एक क्लास में हाइपरबोला ख़त्म हो जाएगा। एक क्लास में अगर हाइपरबोला ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद हमारा जो नया चैप्टर चालू होगा वो होगा 3D। 3D में बेसिकली वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसा है, बहुत इजी चैप्टर है। 11th में कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद जो चैप्टर है उसका ये आखिरी टॉपिक हमारा हाइपरबोला चल रहा है। बहुत ज़्यादा होगा तो 1 से 2 क्लास हाइपरबोला में और लगेगी। 1 या 2 क्लास में हमारे हाइपरबोला के अब बस क्वेश्चन सॉल्व करने बचे हैं,
वो भी क्वेश्चन कैसे, जैसे हमने इलिप्स में क्वेश्चन सॉल्व किए थे।